नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अनुसूचियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे आप सब जानते हो कि भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 4 और जोड़ दी गई है, तो वर्तमान में 12 हो गई है। ये भी हमें ध्यान रखना है। मूल संविधान में पूछे तो 8 अनुसूची थी और वर्तमान में पूछे तो 12 अनुसूचियाँ। चलिए शुरू करते हैं। पहली अनुसूची, पहली में लिखा हुआ है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं एवं उनका न्यायिक क्षेत्र। भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सीमांकन है या उनका न्यायिक क्षेत्र किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, ये पहली अनुसूची में लिखा हुआ है। ठीक है। दूसरी है पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। यहाँ से कई प्रकार के कंफ्यूजन वाले सवाल बनते हैं, तो इनको हम अच्छे से समझेंगे। पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, केंद्र और राज्य, केंद्र के पदाधिकारी कौन कौन से और राज्य के कौन कौन से, जिनके वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में। ठीक है। केंद्र में पहला है राष्ट्रपति, इधर हो जाएगा राज्यपाल। केंद्र सरकार का मुखिया राष्ट्रपति, राज्य सरकार का मुखिया राज्यपाल। राष्ट्रपति, राज्यपाल। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इधर आ जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। इसी प्रकार विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। केंद्र में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनका वेतन और भत्ता, उनका उल्लेख किया हुआ है। और राज्य में देखें तो हाई कोर्ट। और एक है सीएजी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। इन सब का वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में। इनके अलावा अपने को कोई भी अगर प्रश्न आ जाए तो इनके अलावा किसी का भी नहीं है वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति उपसभापति, विधान परिषद के सभापति उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश एंड सीएजी। ठीक है, यह हो गई दूसरी अनुसूची। अब हम बात करेंगे तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची से भी इस प्रकार के कंफ्यूज वाले प्रश्न बनते हैं, तो उन्हें भी हम केंद्र और राज्य उम्मीदवारों की शपथ, केंद्र के जो उम्मीदवार है उनकी शपथ का उल्लेख और राज्य के जो उम्मीदवार है उनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। अब वो उम्मीदवार कौन कौन से, इसको हम डिस्कस करेंगे। संसद के सदस्य, इधर विधानमंडल के सदस्य, केंद्र में संसद के सदस्य, राज्य में विधानमंडल के सदस्य, इनकी शपथ का उल्लेख अनुसूची 3 में। इसी प्रकार जो संसद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार होते, अभ्यर्थी होते, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हम कह सकते हैं कि चुनाव से पहले जो भी कैंडिडेट चुनाव में उतरते हैं, जो भी कैंडिडेट भाग लेते हैं चुनाव में, जितने भी, उन सब की पहले शपथ ली जाती है कि जो भी उनका प्रावधान होता है आगे कि हम किस प्रकार से इलेक्शन में
किस प्रकार इलेक्शन लड़ेंगे, किस प्रकार से जीतेंगे, अपनी जो भी प्रावधान होते हैं जो इसमें होते हैं अनुसूचित 3 में। इसी प्रकार राज्य में देखें तो विधानमंडल के जो भी निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, चाहे वो विधानसभा से हो सकते हैं, चाहे वो विधान परिषद से हो सकते हैं, चुनाव लड़ने से पहले उनको जो शपथ दिलाई जाती है उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है केंद्र में मंत्री और राज्य में मंत्री। देखिए, हम ऐसे अगर कंपैरिजन में पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएंगी। अगला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। वैसे इनका उल्लेख वेतन और भत्तों में भी था, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीएजी का, तो ये तो इनमें भी ये सेम ही है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि संसद के सदस्य, विधानमंडल के सदस्य, निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी जो केंद्र में संसद के लिए और या विधानमंडल के लिए, केंद्र सरकार में मंत्री, राज्य सरकार में मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश एंड सीएजी, इन सब की शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में, इनके अलावा किसी का भी नहीं है। तो अगर प्रश्न बन जाए कि अनुसूचित 3 में किन पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, तो ये सब हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगली है अनुसूचित 4, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा से कितने कितने कैंडिडेट होंगे, उनके सीटों का आवंटन होगा, ये अनुसूचित 4 में उल्लेखित है। अगला है अनुसूची 5। 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। कई बार 5वीं और 6ठी अनुसूची में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 6ठी में क्या लिखा हुआ और 5वीं में क्या है। तो 5वीं में लिखा हुआ है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में जो भी उपबंध बनाए गए वो 5वीं अनुसूची में, और 6ठी में स्पेशली जो बांग्लादेश से बॉर्डर लगने वाले राज्य है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 4 राज्य, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उनका उल्लेख किया गया अनुसूची 6 में। तो यहाँ पे हमारे कंफ्यूज नहीं होगा। 5वीं में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण है और 6ठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण का उल्लेख है। अगली है अनुसूची 7। 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में इस प्रकार के प्रावधान होते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बना सकती है, और राज्य सूची में इस प्रकार की शक्तियां दी जाती है जिसमें सिर्फ राज्य सरकार ही नियम कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में दोनों ही बना सकते हैं। अगर विवाद की स्थिति हो जाए तो सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ 3 प्रकार की अनुसूचियां दी गई है अनुसूची 7 में। अगला है हमारा अनुसूची 8, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। यहाँ से कई बार इम्पोर्टेंट सवाल भी बनता है, क्योंकि इनमें 2-3 बार संशोधन भी हुए। शुरुआत में जो मूल संविधान था उसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी, लेकिन वर्तमान में ये संख्या बढ़ाकर 22 हो गई। 22 कैसे हो गई ये देखिए। सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। इसमें सिंधी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी। ठीक है, तो सिंधी को कब मान्यता मिली? 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में होता है, उसमें 3 भाषाओं को मान्यता मिली थी, संवैधानिक मान्यता। या हम याद रख सकते हैं NMK, या आप कह सकते हो नमक। N का मतलब है यहाँ पे नेपाली, M का मतलब है यहाँ पे मणिपुरी, और K का मतलब है कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी,
याद रख सकते हो, नमक, NMK। तो ये 3 भाषाएं जो कि संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई थी इनको। 71वां संविधान संशोधन 1992। एक और संविधान संशोधन हुआ था, 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें भी 4 नई भाषाओं को संवैधानिक मान्यता मिली थी। इसे हम ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, बोडमास, गणित में पढ़ा होगा। 4 भाषाएं थी बोडमास, बोडो, डोगरी, यहाँ पे आपके मैथिली और संथाली, 4 भाषाएं थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो ये 3 संविधान संशोधन के द्वारा इनमें भाषाएं जोड़ी गई थी और अब वर्तमान में 14 की जगह 22 भाषाएं हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भू सुधार एवं जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित कोई प्रावधान थे। तो इनको पहला ही जो संविधान संशोधन था, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, उसी के अंतर्गत ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो प्रश्न बन जाए कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951। ठीक है, अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं, दल बदल परिवर्तन रोधी कानून भी कहते हैं इसे। जो भी संसद के या विधानमंडल के सदस्य होते हैं, वो अगर अपने दल में परिवर्तन कर देते हैं तो उनके लिए जो संसद के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? ये 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो 10वीं से 10 से दल बदल आप याद भी रख सकते हो आसानी से। ये कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ये हमें ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार का सवाल बनता है कि दल बदल परिवर्तन कानून कब लागू किया गया था या कब जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला है 9वीं और 10वीं को एक साथ याद रखना है क्योंकि ये बाद में जोड़ी गई थी, और 11 और 12 को एक साथ में याद रखना है, ये भी बाद में जोड़ी गई थी। संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। आपको पता ही है, पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने के लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो उसके अंतर्गत ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत ये अपने 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बन जाता है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय? तो 11वीं अनुसूची जो कि पंचायतों से संबंधित है, उनको शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ का उल्लेख किया गया है। तो इसमें कुल मिला के 29 विषय, 29 विषय जो कि 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित। 12वीं अनुसूची में आपके 18 विषय, नगर पालिकाओं से संबंधित जो भी उनको शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ प्रावधान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में, उनमें 18 विषय है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि 12वीं अनुसूची में कितने